बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट। बीडीएल पता है न्यूज वाले है, उसके बाद 18% भाग गया। बीडीएल का ना, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना कुछ। ये न्यूज आया था ना। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको। चलिए, सबके हैंड्स डाउन कर देते हैं, फिर आप लोग अपने हैंड्स रेज कर लीजिएगा, तब सबसे बात की जाएगी। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कुशक सर से। कुशक सर का कहना है कि वो हमसे नाराज हैं। अब क्यों नाराज हैं, चलिए देखिए सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, बताएं। ये शिकायत है आपसे कि मैं 15-20 दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप एक बार भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। मैं इसीलिए भी थोड़ा मैंने मतलब देखा नहीं होगा सर। 15 दिन से कॉल करे, कम से कम डेली एवरी डे 10 से 15 कॉल करता हूँ आपसे, मतलब क्योंकि स्टॉक्स के लिए आप ही है तो आप ही को कॉल करे 15 दिन से। आज आज अरे मैं आश्विन सर क्लास को में रहती फोन, तो हूँ सर, एक्चुअली मैं फोन ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। एंड फोन मेरा साइलेंट पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पता ही नहीं चल पाता है सर। तो आज आश्विन सर को मैंने कॉल किया कि आसियाना मैम से ना मुझे कॉल करवाओ, तो वो शायद घर गए हैं सर। तो हाँ, वो बोले कर कि गए आज, हैं। हाँ तो बोले हैं कि आज क्लास में अटेंड कर लो, वहीं से बात हो जाएगी आपकी। अच्छा बताइए ना सर, क्या डाउट है आपके, आज आपके सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। ये डाउट है, मतलब मेरे पास कैपिटल 2 से 3 लाख रुपया है, तो मैं ठीक अब है। ना स्विंग करना चाहता हूँ, मतलब अब ऑप्शन सब नहीं करना चाहता हूँ मैं, दो ही पे अब काम करना चाहता हूँ। एक आइडेंटी ब्लास्ट है, दूसरा स्विंग, तो मुझे स्विंग अच्छे तरीके से सीखना है मैं। ठीक है। तो यही स्विंग था, के लिए यही मतलब। कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के बाद सिर्फ पूरा पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आपका बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस इट मीन्स दैट कि आपको 4-5 महीना 6 महीना लाइव डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 4-5 महीना 6 महीने का पुराना डेटा को ऑब्जर्व करना रहेगा। जब 1 साल की मेहनत आप कर लेंगे ना, तो हाँ। आपको चीजें क्लियर होने लगेगी कि एक्चुअली स्विंग में कब वो ब्रेक करता है, कब कम ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि पूरा पूरा गेम इसमें ओआई का है, ओआई के फ्लक्चुएशंस का है सिर्फ। अगर अभी हम ट्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा रूल है, वोलेटा स्टॉक्स की ओआई बहुत कम शिफ्ट होती है। लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जब वो जल्दी भी शिफ्ट हो सकती है, तो बस वो फेस के अकॉर्डिंग आपको सिचुएशंस मार्केट की समझनी होगी। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा सर। और एक्चुअली जैसे अभी एक्सपायरी अब नजदीक आ चुकी है, तो अब मैं कोई भी पोजीशन में बैठना नहीं है अब। नहीं, इसलिए नहीं बैठते जी। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट एक्सपायरी हमारे पास क्या होता है, ये डेटा जो है ये फ्यूचर का डेटा है। स्टॉक्स में हम फ्यूचर और ऑप्शन, सॉरी फ्यूचर का डेटा नहीं है, ये ऑप्शन का डेटा है। ऑप्शंस में कितनी ट्रेडिंग्स हो रही है, उसको देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर और कैश में कितना मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो ये डेटा हमारे पास पर्टिकुलर मंथ का है, तो हम प्रिडिक्शंस ले सकते हैं पर्टिकुलर 1 मंथ की। अब ऑप्शन है, ऑप्शन में साइकिल है, साइकिल में उनके पास लास्ट वीक तक उनको अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होना रहेगा ना सर। तो लास्ट वीक जाते जाते ओआई डाइल्यूट होने लगती है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे ओआई धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसपे हम जी जी प्रिडिक्शंस ले रहे हाँ। हैं, अगर वही खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे जो कंफर्मेशन है वो वीक होने लगेगा। इसलिए हम लास्ट वीक में ट्रेड नहीं करते हैं सर। ओके। जैसे एक्सपायरी थर्सडे को, तो फ्राइडे से स्टॉक्स को खोजना स्टार्ट कर देंगे, है ना, हाँ जी, फ्राइडे से। हाँ जी, हाँ और जी। वो कब सिचुएशन में मुझे निकलना पड़ेगा, जैसे कि कोई मतलब जैसे फ्राइडे को मैंने बैठ गया किसी स्टॉक में, अब कुछ दिन के बाद मुझे निकलना, मतलब किस सिचुएशन में हम उससे बाहर सिचुएशंस बस निकलेंगे। यही हो सकती है कि ओआई ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा हो, आपने खरीदा, ठीक है, जहां से जी। खरीदा वहां पे वो स्ट्रांग है, मार्केट वहीं वहीं चल रहा है। लेकिन आपने देखा कि हम्म, मार्केट तगड़ा कंसोलिडेशंस के साथ साथ नीचे की तरफ ओआई बनना स्टार्ट हो गई। तो क्या जी। हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे वो रोकने की कोशिश की है, बॉटम पे बॉटम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मल्टीपल हिटिंग के कारण वो बॉटम वीक हो रहा है। एंड अब ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करे, यानी कि प्राइस थोड़ा और नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो हम इस केसेस में क्या करेंगे, जहां से पोजीशन से है वहां से कट करेंगे, नीचे की वैल्यूज का वेट करेंगे, वहां पे ट्रेड मिलेगा तो हम अगेन ट्रेड लेंगे। हमारा तो सिंपल सा एक एग्जिट होता है कि ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमको जाना है, पहला। दूसरा हम्म, एग्जिट कब होता है, जब मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, ज्यादा रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी का मार्केट हाईली वोलेटाइल है। रीजन ये है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, डे बाय डे जी आपके पास हाँ। इवेंट्स है।
तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस मार्केट में काफी ज्यादा दिखाई देगा, कल के मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी आपको दिखाई देगी, आज की आईवीज में उतना ज्यादा चेंजेस हमको दिखाई दे रहा था। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डाइवर्जेंस का स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक डाइवर्जेंस नीचे फिसला तो और नीचे जाने की चांसेस है, मैं वहां पे बुक करूंगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर अगेन खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर एक डाइवर्जेंस नीचे गया तो मुझे बुक करना है और निकल जाना है, तो वो मार्केट के फेस के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सर। और जैसे जनरली क्या, जनरली एसएल हम कहाँ पे लगाएंगे, एक जनरली हम वो ओआई एक की डाइवर्जन। शिफ्टिंग होने पे ऐसे लगाते हैं सर। अगर ओआई नीचे की 75% हो जाए या होने हाँ लगे, तो जहां पे भी जी। मार्केट चल रहा होता है वहीं पे हम पोजीशंस कट करेंगे, निकल जाएंगे। चाहे वो पोजीशन आपका प्रॉफिट में चल रहा हो 2-5 रुपए, चाहे वो पोजीशन हम्म, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हो, चाहे वो पोजीशन 2-5 रुपए के लॉस में चल रहा हो, जैसे ही ओआई नीचे की तरफ वीक होने लगेगी हम पोजीशन से एग्जिट करेंगे, निकल जाएंगे। वो डिपेंड्स करता है कि ओआई चेंज किस तरीके से। सपोज डेट नीचे की ओआई तो बढ़ रही है, 65 हाँ 70% हो गई है, आप उस पर नजर बना के रखे हैं, लेकिन जहां से जी। आप ट्रेड किए हैं वहां पे वाई चेंज हाईएस्ट है कंपैरिजन टू सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज, तो तब भी हम बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि आज के दिन के लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां पे सपोर्ट है मार्केट यहीं से रिवर्स होने की कोशिश करे, तो हम बिल्कुल बने रहेंगे। निकलेंगे कब? जब हम देखेंगे कि वाई चेंज का डेटा भी जहां पे सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज बन रहा है वहां पे शिफ्ट हम्म, होने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम निकलने की कोशिश करेंगे सर। ओ, ओके। जैसे और अभी शुरुआती से हम कौन से चीज पे, अभी कौन से टॉपिक पे जैसे काम करेंगे, जैसे अभी वो स्विंग अभी में आप जाके। ट्रेड कर रहे हैं ना, हाँ स्विंग पे ट्रेड करिए, नो डाउट, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई मतलब कि सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, दो चीजें हैं। जी। हमारे पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मैं दो स्टॉक एनालिसिस किया हूँ, 50,000 इसमें लगाऊंगा, 50,000 इसमें लगाऊंगा, 3-4% मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। एक ये कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा नहीं हाईली रिस्की है। इससे ज्यादा जी। रिस्क क्या हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे एक ही स्टॉक में खेलना है, एक स्टॉक में लगाया वहां से फ्री होगा तो तब मैं दूसरे स्टॉक में लगाऊंगा, तो ये हाईली हाईली रिस्की हो जाएगा। तीसरा ओ, तरीका क्या हुआ कि मेरे पास 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मैंने 10-10 हजार करके 10 स्टॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक ही बार में ओ, आपकी 10 पोजीशन लग जाएगी। अब मे भी हो सकता है कि एक पोजीशन आज मिली हो, एक पोजीशन 4 दिन बाद मिले, एक पोजीशन हो सकता है 15 दिन बाद आपको मिले। दूसरी चीज, जो मैं 10 स्टॉक्स में पैसा लगा रहा हूं उन स्टॉक्स में हम्म, मेरा डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं सभी बैंकिंग वाले स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं हर एक अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाऊंगा। जैसे अभी बैंकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी जो कंसोलिडेटेड स्टॉक्स है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ आपने डिजिटल से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि पेटीएम का ऑप्शंस अगर आपको अच्छा मिल रहा है या मोबीक्विक का अच्छा ऑप्शंस मिल रहा है तो आप वहां चले गए। तो इस तरीके से जब डाइवर्सिफिकेशन आप रखेंगे, बाई चांस 10 में से अगर एक पोजीशन आपको लॉस दे रही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपके पास हम्म, नेक्स्ट मंथ और फंड फंड एड करने का ऑप्शन है, तो आप उस 10,000 रुपए को रख कर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, जब मुझको मिलेगा तो मैं उसको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए, ये महीना मिला तो ठीक है, नहीं तो मैंने लॉन्ग विजन्स के लिए उसको छोड़ दिया है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे हम सेल की बात करें, 130 रुपए एक अच्छा बॉटम था, 125 रुपए के आसपास अच्छा बॉटम था, लेकिन आज वही बॉटम सेल का फिसल कर कहाँ पे आ चुका है, 100 रुपए पे आ चुका है। तो सेल 130 रुपए पे भी बुरा नहीं था और 100 रुपए पे भी बुरा नहीं है, और मैं तो बोलती हूँ अगर स्टॉक ये 90 रुपीज 80 रुपीज पे आ जाएगा तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये उनके सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर है और बहुत अच्छा मूव करता है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम पैसा लगाकर छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसा रहेगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा, कुछ पैसा फंसता है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, साथ ही साथ अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स का रहेगा। तो अगर कुछ स्टॉक्स अगर आपका पैसा ब्लॉक कर रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स आपको पैसा दे देंगे। एक स्टॉक में पैसा हम्म, लगाएंगे, सपोज जैसे आज आपने कोटक बैंक में पैसा लगाया होता, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 9% आपके फेवर में चला, आपको एक ही दिन में वो पैसा 9% के आसपास आपको मिल रहा था, लेकिन अगर वही आपके अगेंस्ट 9% टूट जाता तो उतना आपके जाने हम्म, के भी चांसेस है, तो ये हाईली रिस्की हो जाएगा, जी। वो मॉडरेट रिस्की हो जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं कोई डाउट नहीं, जैसे अगर डाउट हो तो मैम मैं कॉल कर लूंगा आपको जी कभी जी कुछ कुछ बिल्कुल बिल्कुल, पूछने के लिए, ठीक। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके थैंक सर। यू मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, जितना डाइवर्सिफिकेशंस का मेथड यूज करेंगे ना आप लोग, उतना आप अपने
पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सही बता रहे हैं। यामीन सर, इनसे तो बात हुई थी ना हमारी। चलिए फिर से इनको रिक्वेस्ट भेजा है, देखिए सर। गुड इवनिंग मैडम। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैडम। गुड जी इवनिंग बताएं। मैडम। वेरी गुड इवनिंग सर। हम्म, मैम उस दिन जो यूनियन बैंक का मैंने ट्रेड लिया था वो तो टारगेट हिट हो गया है। बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है सर। और आज मैंने कैनरा बैंक पे मैंने ट्रेड लिया था बाइंग साइड में, हम्म। जिसमें फसल लगा के उसका भी 100.60 के आसपास टारगेट हिट हो गया है। लेकिन बजाज फिन सर्विस में मैंने जो ट्रेड लिया था बजाज फिन सर्विस में, हम्म। उसका ओआई चेंजेस होने वाला है उसमें। बजाज फिंसर्व क्या क्या दिक्कत है ना, मैं आपको बताती हूँ। बहुत टाइमिंग से एक ही रेंज में चल रहा है, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे था उसका, एंड दोनों एक ही पॉइंट पे चल रहा है। ये वाला हीटिंग इसने मल्टीपल टाइम्स दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बॉटम कितना दिख रहा है, 1690, और टॉप उस टाइम आ रहा था 1707 1708 रुपए के आसपास। ये देखिए बजाज फिंसर्व का मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 1690 है बॉटम, जी और ये टॉप लाइन देखिए। कई बार ये यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, जब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी के हम्म, आसपास से, उसके भी पहले से, ये यहीं से तभी से ये यही रेंज में चल रहा है। ये रेंज ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे गया था। रीजंस ये है कि मल्टीपल हीटिंग्स दिया, एक दो डाइवर्जेंस नीचे गया। अब यहाँ पे देखिए 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 4 5 6 7 टाइम हीटिंग, 8 टाइम हीटिंग। तो ये ज्यादा ऊपर नहीं गया। अभी आप देखिए, अगर हम इसके ऊपर जाने के चांसेस भी देखें, ये देखिए बजाज फिनसर्व का डेटा है हमारे पास, और अगर आप देखेंगे तो ये यहीं पे था। ऐसा कुछ ओआई हमको शिफ्टिंग्स होता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब मल्टीपल हीटिंग्स, पहला रीजन, दूसरा रीजन ड्यू टू वॉल्यूम, ये पहले वॉल्यूम यहाँ पे रहा होगा, वॉल्यूम्स कहाँ पे जी क्रिएट हो रहा है, 1740 पे। मतलब अब जी मात्र 1740 रुपए पे स्टक होगा। यहाँ पे डेफिनेटली रुकने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ 73% है। फिर अगर यहाँ पे रुका एंड देन ये वाला वाई नीचे की तरफ प्रेशराइज किया, तो स्टॉक फिर अगेन 1740 से 1700 रुपीज तक चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे 66% ये भी बिल्डअप होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नंबर, हाँ ये तो ये अभी 2-3 दिन से ही हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या होता है ना, जब स्टॉक एक बारी टॉप और एक बारी बॉटम लगा लेता है, तो वहां पे फिर उसको एक डायरेक्शन में चलना उसकी मजबूरी हो जाती है। और ये स्टॉक अगर हम पूरे महीने भर में देखें, तो कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द घुमा है सर। इसलिए वो एक दो हम्म डाइवर्जेंस अगर ऊपर जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डाइवर्जेंस ऊपर जाने के साथ साथ अगर ओआई भी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है तो दिक्कत है। लेकिन अभी जी नंबर्स जी दूर है, ये है 73%, ये है 56%। यहां से आपको एक चीज है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, और 73% और 66% पे ध्यान रखिए। मार्केट डेफिनेटली 1749 हम्म रुपीज के आसपास रुकेगा। कॉस्ट पे ऐसे यानी कि आपका कहाँ से बिकवाली होगी, आपकी बिकवाली यहीं से होगी, टॉप लाइन से 1705 1707 रुपए से, या 1720 रुपए के रिवर्सल से। यही टॉप से आपकी 1731 से सेलिंग है मेरा मेरा कहाँ से सर? 1731 से। 1731 से ना, 7 रुपए अभी जा रहा है आपका। बस कल के दिन में आपको रखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आता है, हम्म फ्लक्चुएशंस एंड वाई बहुत तेजी से शिफ्ट हो सकती है। रीजंस ये है कि मल्टीपल हीटिंग्स दे चुका है। आपको इतना ध्यान रखना है, ये 73% ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये जो 66% है ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों जी के कंपेरिजन में अगर 66% वाला तेजी से इंक्रीज हो रहा होगा तो तुरंत निकल जाइएगा 5-7 रुपए 10 रुपए के लॉस में। और अगर 73% वाला ज्यादा चेंजेस हो रहा होगा और ओआई चेंज 1740 रुपए में बनने की कोशिश हो रही होगी, तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट और एक डाइवर्जेंस के लिए वेट किया जा सकता है सर। 1741 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है रखा है मैडम, ना, चाहे बस वो फिर बस मेरे उसी से। पे आप वेट हाँ करिए सर। ठीक है। ठीक बाकी है कोई ठीक है। बुराई नहीं है, बस रीजन ये है कि मल्टीपल हीटिंग्स दे चुका है सर। जी 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 वही चीज। है ना? ठीक है सर, चलिए। ठीक। ओके।
बहुत सही काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं गोदरा सर, देखिए क्या होता है ना, कम इन्वेस्टमेंट रियल लाइफ में भी और शेयर मार्केट लाइफ में भी, दोनों जगह पे प्रॉब्लम देता ही है 100%। हम सोचते हैं हमारे पास इतना होना चाहिए, इतना है, इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी एडजस्ट करने की कोशिश में कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, आपको निफ्टी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ से 90% श्योर है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट अब चला जाएगा। अब आपको खरीदारी करना है कॉल ऑप्शन की। अब खरीदारी करना है तो खरीदारी करने में आपको कॉल ऑप्शन चाहिए। अब आपके पास कॉल ऑप्शन आपने देख लिया, आपका मन है डेल्टा जिसका 0.6 है उस वो लेने का, या फिर 0.6 नहीं मिलेगा तो जिसका डेल्टा है 0.5 वो लेने का। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से श्योर तो है मार्केट बढ़ेगा, चलो ठीक है, एक रिस्क के लिए आ जाएगा, 0.3 0.4 वाला डेल्टा ले लेते हैं। 4 वाला भी नहीं आ रहा है, सोचे यार 50 पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट दिखाई दे रहा है मैक्सिमम रिस्क पे, तो 0.3 डेल्टा लेने में कोई बुराई नहीं है। आपने मन मार के 0.3 वाला डेल्टा ले भी लिया। लेकिन जब निफ्टी ऐसा बड़ा बड़ा 50 रुपए का कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रीमियम आपका 2-5 रुपए का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आपका मन वहीं पे खत्म हो जाता है कि मुझे निफ्टी में 50 पॉइंट की कैलकुलेशन से, वहां पे आपका फंड नहीं काम करता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशंस काम करती है कि 50 पॉइंट और मुझे मिल ही कितना रहा है, मुझे मिल ही इतना सा रहा है। आप वो बुक नहीं करते हैं, वेट करते हैं, वहीं से रिवर्सल्स होता है और फिर यही गलती आपको लॉस करवाती है। कभी कभी हो सकता है कि 0.3 डेल्टा वाला आपको प्रॉफिट दे जाए, प्रॉफिट देगा भी तो 100 200 300 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू वहां पे डाइल्यूट हो जाएगी, ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है। तो कभी कभी हम ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था बुक करने का, हमने मार्केट नहीं देखा, एक स्पाइक लगाया और मार्केट नीचे आ गया। ये भी गलतियां हो सकती है। तो कभी भी अपनी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, करेंगे तो हमेशा उसका साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्रीमियम में देखने के लिए मिलता है। नहीं है ना पैसा तो मत करिए ट्रेड। 15,000 रुपए है ना, 5,000 रुपए तक के लिए थोड़ा और वेट करिए, जब आएगा तब करिए उसको। क्योंकि ये हमेशा, ये हर किसी के साथ होता है, 90% ट्रेडर्स। आईटीएम नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे पैसा नहीं आता है, फिर हम वहां पे कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर मार्केट से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा अपॉर्चुनिटी ज्यादा पैसा लगाने से हमको इन द मनी में मिल रही है, तो हम इन द मनी में क्यों नहीं करेंगे? फिर वो चीज आप उसको समझिए। कम पैसा लगाएंगे फिर लॉस होगा, फिर लगाएंगे फिर लॉस होगा, मार्केट तो मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम ही आपको नहीं दे पा रही है, तो क्या होगा, एक टाइम पे फिर पैसा खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ना कि 15,000 रुपए आप ये महीने लगा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ और 15,000 रुपए इकट्ठा कर लीजिए, 30,000 रुपए हो जाएगा, फिर आप इन द मनी में खेलिए ना, क्या बुरा है? समझ रहे हैं आप? और ये चीजें होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, स्पेशली इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, वेद प्रकाश सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सर जी एक रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास, नहीं है आप? बी एल गोदरा सर, आपकी प्रॉब्लम बस यही है। हेलो। मैं बता रही हूँ ना, ये 90% लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ जी सर बताएं। गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग सर। बोले तो मैडम आज का जो एचडीएफसी बैंक का देख के बताया जाता। आज का एचडीएफसी बैंक लगा लेते हैं सर। ये लीजिए एचडीएफसी बैंक, बताइए टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है? टॉप दिखाई दे रहा है 1700 रुपीज पे, बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 1560 रुपीज पे। पहले ये बॉटम जी ही था 1600 रुपीज पे, राइट? जी देन ये बॉटम 1600 रुपीज से शिफ्ट हो गया है 1560 रुपीज पे, यानी कि जी मैक्सिमम बॉटम दिखाई दे रहा है 1547 का, टॉप दिखाई दे रहा है 1700 रुपए का। स्टॉक जी। इसी तरीके से चलना चाहिए। चलिए, बजाज फिंसर्व का कंसोलिडेशंस देख रहे हैं,
इसके पहले यामीन सर से जब हमारी बात हो रही थी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, या मैंने देखा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट 1737 रुपीज पे जाके डेफिनेटली कंसोलिडेशन हुआ है, जिसकी हमारी बात चल रही थी कि मार्केट 1740 रुपए पे जाके कंसोलिडेट करेगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू को ब्रेकआउट करके वॉल्यूम ऊपर की तरफ आता है तो ही यह लेवल 1800 रुपए तक जा सकता है। और अगर मार्केट यहीं कहीं सस्टेन करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे विथ ह्यूज ओआई चेंज, तो ये अगेन आपको इस लेवल पे दिख सकता है। अगर यामीन सर क्लास में है तो ये चीज को नोट कर लीजिएगा, ये मैं जस्ट अभी देखी हुआ है ना। चलिए एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। चलिए मैसेज हम बाद में देख लेते हैं, स्टॉक की रैली को देख लेते हैं। टॉप अभी हमको कितना दिखाई दे रहा है? 1700 के आसपास ना, जी यानी कि ये कहीं हमारा टॉप है। बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 1547 रुपीज के आसपास, बॉटम बहुत दूर है अभी। जी 1547 यानी कि यहाँ कहीं टॉप से स्टॉक चलता हुआ आ रहा है 1700 से। एक्चुअली अगर आप इसका हिस्टोरिकल देखेंगे ना तो सबसे पहले ये यही था 1800 रुपए पे। 1800 रुपए से फिर ये हुआ 1700 रुपीज पे, यानी कि रेजिस्टेंस पहले 1800 रुपए पे था, फिर रेजिस्टेंस जी 1700 रुपीज पे शिफ्ट हुआ, एंड सपोर्ट 1700 रुपीज पे था, वो सपोर्ट शिफ्ट होकर 1600 रुपीज पे गया, देन 1560 रुपीज पे गया है सर। अभी मार्केट यही वाली रेंज पे कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, देन फिर ब्रेक किया। अभी मार्केट अगर आप 1 आवर के कैंडल पे देखेंगे तो अगेन यहीं पे आके फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खरीदारी करना है तो अभी फिलहाल ये खरीदारी का जोन नहीं है। खरीदारी के लिए हम 1600 के बॉटम का वेट करेंगे या फिर 1560 रुपीज के बॉटम का वेट करेंगे सर। तो क्या मैडम बिकवाली आज हो सकता था क्या P1 शेयर्स का? अच्छा, P1 वाला अगर हमको ट्रेड करना है तो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। बुलिश रिस्क 3 है, बेयरिश रिस्क 0 है। हम बिल्कुल बिकवाली वाला ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम हीटिंग की बात करें तो C2 को हिट नहीं किया है, यहाँ से बिल्कुल ये वाला ट्रेड था। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो एंट्री थी 1647 की, और ये हाई देख जी जी लीजिए आप 1646.10 से ऑलरेडी ये नीचे आया हुआ है। इसलिए ये हम मान लेते हैं कि ऑलरेडी हीटेड है, क्योंकि 1 रुपया वैल्यूज को हम कंसीडर कर लेते हैं सर। बाकी अगर आपने यहाँ से ट्रेड भी किया होगा तो भी कोई बुराई नहीं है सर। हाँ। ठीक है, ये मैडम ऑलरेडी हीटेड लॉस। इसलिए मानेंगे, इसका हाई देखिए आप 1646 का हाई है, और एंट्री हमको चाहिए जी थी 1648। 2 रुपए से रह गया है ना, हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। 2 रुपया बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि टारगेट ही तो 5 रुपए नहीं का है। मैडम, P1 से बोल रहे थे, P1 से। P1 वाला एंट्री, P1 जी वाला एंट्री देख लेते हैं। वाला एंट्री यहाँ कहीं से हम बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? ये तो पहली बार हिटिंग करने के लिए आया है ना। पहली बार अगर हाँ यहाँ पे हिट कर रहा है और जी इसका लो चेक करेंगे तो 1631, और हमको चाहिए था 1633.30, तो ये वाले कैंडल पे तो ऑलरेडी दे ही चुका है ना सर, हम्म। टारगेट ही दे चुका है P1। फिर यहाँ पे अगेन P1 मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे सर। जी ठीक है, ये जैसे वाली जो थर्ड क्या? कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, जी जी ये देखिए आपको टारगेट कितना चाहिए था 33.30 का, और इस जी कैंडल का लो देखिए हाँ, थर्टी 31.5। वन पॉइंट फाइव जीरो का। जी ऑलरेडी इसलिए हम ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, कह रहे थे मैडम कि जैसे शो द नियरेस्ट स्टॉक में यदि शो नहीं भी करता है, मतलब मान नहीं लीजिए मेरा आज टॉप डेटा फेवरेट। में ग्लिच था, और ये भी मुझे डेटा में ग्लिच ही दिखाई दे रहा है सर। आज स्टॉक्स के डेटा में ग्लिच था, इसलिए सुबह वाली लाइव क्लास में ही बोल दिया था कि आज हम C1 C2 पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने भी निकल गया था, अमित भक्त सर हाँ बोले हाँ, थे उस समय। वो डेटा में ग्लिच था आज इसलिए। मंथ एंड में कब कब नहीं करना चाहिए इसका? मंथ एंड में हम लास्ट के वीक में ट्रेड नहीं करेंगे सर। अच्छा, लास्ट। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके। चलिए, वो डेटा में ग्लिच है, इस वजह से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमको। अच्छा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अभिषेक सर से। अभिषेक जी देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो दी। जी सर बताएं। जी बढ़िया, बस आप कंटिन्यू करो। अच्छा, फिर आप हैंड रेस क्यों करते हैं सर हर बार? जी चलिए मुकेश सर। अमित कुमार सर आज का डेटा स्टेबल नहीं था, बाकी सब ठीक है।
मुकेश कुमार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम। स्टॉक में सब आता ठीक है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। स्टॉक क्योंकि देखते हैं, इंट्राडे में भी जो आईडी ब्लास्ट है उसमें भी करते हैं, तो मतलब बैक टेस्ट कर रहे हैं तो मतलब न लॉस नो प्रॉफिट मतलब चलता है। और हम्म। स्विंग ट्रेडिंग में भी देखते हैं तो क्या होता है इसमें कि एक तो देख रहे हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, सो ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। और ट्रैक करते हैं तो लॉस हो जाता है, मतलब रियल से कितना नहीं टाइम हुआ है मतलब अभी आपको ऑप्शन चेन देखते हुए? बहुत दिन हो गया मैम, लमसम कितना? पौने 2 साल। पौने 2 साल। निफ्टी को कितना टाइम दिया है आपने? निफ्टी में तो ठीक है मैम, कितना उसमें टाइम दिया है निफ्टी में आपने? तो पहले तो निफ्टी ही दिए थे 1 साल, इसके बाद से हम ये देख रहे हैं। 1 साल ना? अभी 1 साल के बाद अभी आपको लग रहा है कि निफ्टी ठीक काम कर रहा है। ठीक है। नहीं, अभी निफ्टी आप तो शुरू स्टॉक्स से को। ही, जी। निफ्टी जिस दिन ज्वाइन किए थे उसी दिन से लगता था कि ठीक काम करता है। अच्छा, सीखने में कितना टाइम लगा था आपको? तो सीखने में तुरंत सीख गए थे, एक ही पहले ही दिन से सीख गए थे, उसमें दिक्कत ही नहीं था। चलिए, बढ़िया है ये तो। बेहतरीन है। आ, बस क्या होता है ना, मार्केट में ऑब्जर्वेशंस चाहिए। लेकिन ये अभी आप बोल रहे थे ना कि सेक्टर को देखना पड़ता है, तो ये सब चीजें कैसे हम देखें, फिर ये चीज होता है, ये दूसरी बातें हो जाती है। तो थोड़ा तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा ना सर। मेहनत जितना ज्यादा करेंगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में, रिस्क उतना कम होगा। अभी तो निफ्टी में 2 ट्रेड्स होते हैं। सेफ ट्रेड हुआ, रिस्की ट्रेड हुआ। सेफ ट्रेड कितना टाइम पे मिलता है? बहुत रेयर केसेस में। रिस्की ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि वो रिस्की है। वो ऊपर जा सकता है। जब आप ट्रेड लेते हैं तब आपके माइंड में ये सेट होता है कि ये ऊपर जा सकता है, तो वो रिस्की है। अगर हम रिस्क लेना चाहें तो हम बिल्कुल उतना डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ही नहीं। आईडीडी स्विंग में जाइए, जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है बॉटम पे, वो स्टॉक्स को ले लीजिए। बिल्कुल आसानी से ट्रेड मिलेगा। 4 में से 3 ट्रेड चलेंगे, एक ट्रेड में मे भी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या मे भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा। रैंडम आपको स्टॉक्स पे सिलेक्शंस मिलेगा। लेकिन जब हम सेफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी हमको 1 महीने में 3 से 4 ट्रेड देती है। वैसे ही अगर आज हम सेफ ढूंढने की कोशिश करें तो 1 महीने में मिनिमम आपको 3 से 4 स्टॉक ही हैं जो आपको बहुत सेफ जाकर मिल सकते हैं। तो वो 3 से 4 स्टॉक ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही बार में आपको मिल जाए। उनको ढूंढने में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। तो ढूंढे कैसे मैम, उसको ढूंढने ढूंढे का क्या उसको तरीका? ऐसे है कि आपके पास ऑप्शन है आईडीडी स्विंग का। वहां पे जाइए, वहां पे डेली बेसिस पे आपको स्टॉक्स मिलते हैं, वहां पे फिल्टर करिए। फिल्टर करने के बाद आप देखिए कौन सा स्टॉक आपको बॉटम पे मिल रहा है। ये आपका पहला काम हुआ। जब वो स्टॉक बॉटम पे मिल रहा है तो उसका हिस्टोरिकल चेक करिए, क्या बॉटम टॉप से आ रहा है या फिर बॉटम टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बॉटम टॉप से आ रहा होगा तो आपके लिए रिस्की ट्रेड हुआ। अगर वही बॉटम टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा होगा तो आपके लिए सेफ हुआ। अब उस स्टॉक्स को देखिए, उस स्टॉक्स पे 3 4 दिन के प्रीवियस हिस्टोरिकल पे नजर बना के रखिए कि वॉल्यूम्स किस साइड में आ रहा है। वॉल्यूम्स के साथ साथ प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, वाई चेंज उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। जब ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपका पहला ट्रेड हो गया तैयार। अब उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करिए। अब नेक्स्ट, आपके पास एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। आपके पास लाख रुपया, 25,000 रुपए का आपने वो क्वांटिटी खरीद लिया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टॉक इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे मिल रहा है। लेकिन वो भी आपने पहला स्टॉक लिया था बैंकिंग का, वो स्टॉक भी अगर आपको बैंकिंग का मिल रहा है, भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम वो बैंकिंग का अवॉइड करके फिर नेक्स्ट सेक्टर का स्टॉक्स ढूंढेंगे कि जो हमको उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर हमको कोई अदर स्टॉक्स मिल जा रहा है उस दिन में तो फिर हम दूसरा स्टॉक्स ढूंढेंगे। इस तरीके से आपको 2 3 दिन के गैप में एक आधे के स्टॉक मिल जाएगा। महीने भर के आपको पोजीशंस बनानी है 3 से 4, इनफ है। 3 से 4 पोजीशंस बनाएंगे, काम हो जाएगा सर आपका। अच्छा उतना मैम, ज्यादा आपके हिसाब डेली से, बेसिस पे ट्रेड करने का जरूरत नहीं है स्विंग में सर। अच्छा मैम, जैसे मतलब प्रतिदिन अभी मार्केट क्लोज हो गया तब हम स्टॉक को देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो बॉटम पे आ रहा है, फुल फिर देख उस पे सकते हैं दिन में सर। हमको नजर बना के अभी रखना है। देखिए, अभी हम आ जाते हैं कहाँ पे? आईडीडी स्विंग वाले ऑप्शंस में। आईडीडी जी स्विंग वाले ऑप्शंस में गए, अब हमको देखना है बुलिश। ठीक है। अभी ये जी स्टेटस, ये मे भी हो सकता है नेचुरल हो, डब्ल्यूटीटी नेचुरल डब्ल्यूटीबी दिखाई दे जी। रहा हो सकता है कि ये डब्ल्यूटीबी है लेकिन बॉटम से टॉप की तरफ आया हो। अगर हम ये स्टेटस देख हाँ के वो इसको तो
कर वो तो देंगे वो तो सब थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो हमको क्या ये देखना है कि हमको, हाँ बोलिए। टेक्निकल सब समझ में आता है मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको देखना है यहाँ पे कि पुट हाईएस्ट रिवर्सल सीएमपी के कौन से स्टॉक में पास में है। अभी देखिए 452 या 444 ये स्टॉक बिल्कुल पास में है। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। नेक्स्ट देखिए 208 ब्रेकडाउन, ये भी आपके पास में है, इसको अपनी लिस्ट में ऐड करिए। ये सारे स्टॉक्स है। अभी देखिए कितने स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको। इसमें आपको 49 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। 49 स्टॉक जरूरी नहीं कि एक ही सेक्टर्स के हो, या जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर्स के हो। कुछ स्टॉक्स होंगे जो कॉमन के भी होंगे। तो आपको इन इन स्टॉक्स में फिर आपको फिल्टर करना रहेगा। ये बिल्कुल आप एक दिन पहले मार्केट क्लोजिंग के बाद कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में जब आप ये देख लेंगे कि सीएमपी प्राइस और रिवर्सल प्राइस सेम आ रहा है, तो अब आपका काम है क्या, स्टेटस चेक करना। स्टेटस ये चेक करना पड़ेगा आपको कि ये शिफ्टिंग्स कहाँ से कहाँ हुआ है, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ आने की कोशिश कर रहा है या टॉप से बॉटम की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। टॉप से बॉटम की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा तो वो स्टॉक्स वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब 49 में से आपके पास कितने स्टॉक्स बचेंगे? आपके पास बचेंगे 15 से 20 स्टॉक्स। उन 15-20 स्टॉक्स में भी फिर आपको रिस्क फैक्टर देखना रहेगा। आप उसमें वॉल्यूम वाला फैक्टर देखेंगे, आप उसमें ओआई वाला फैक्टर देखेंगे। साथ ही साथ उसमें चेक करेंगे कि उसमें कुछ दिनों से वॉल्यूम्स आ भी रहा है या जनरली एफ एंड ओ में बैन हो जाता है। इस तरीके से फिल्टर करेंगे तो इतना काम करेंगे 2 घंटे का, तब जाके आपको शाम में 3 से 4 स्टॉक्स मिलेंगे। अब शाम में तो उन स्टॉक्स को ट्रेड कर नहीं सकते, फिर आपको नेक्स्ट डे उन 3-4 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगाना होगा। उन 4 स्टॉक्स को आपको देखना होगा कि आपके लिए ज्यादा सेफर कौन सा है, कितने पॉइंट्स किस स्टॉक्स में मिल रहे हैं और कौन शिफ्टिंग्स नहीं हो रहा है। फिर उन 4 स्टॉक्स में से आपको 1-2 स्टॉक्स मिल जाएगा जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं सर। तो इसमें एंट्री तो हम बनाएंगे महीने के प्रथम 15 दिन ना, शुरुआत के 15 दिन तक। शुरुआत के 15 दिन बिल्कुल। अब तो ट्रेड, अब तो मतलब आज 20 तारीख हो गया, 19-20 तारीख, अब तो थोड़ा सा मतलब अब रिस्की हो तो जाता है। ट्रेड्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जिनसे बात हुई थी, उन्होंने ट्रेड किया बजाज फिनसर्व में, लेकिन वो रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि डेट नियर आ चुकी है, मल्टीपल हीटिंग है, तो वो ऑब्वियसली चीजें रिस्की हो जाएगा सर। अच्छा मैम, अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है हम्म तो मतलब कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ में? 3-4% एक स्टॉक पर आराम से मिल जाता है सर। नहीं, 1 लाख कैपिटल पे हम वो बात कर रहे हैं डिपेंड मैम। करता है कि आप उसको एक ही स्टॉक में लगा दे रहे हैं, आप उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 25,000 का 3-4%, अगर आप एक स्टॉक में डाइवर्सिफाई किया, 25,000 का 3-4% कैलकुलेट कर लीजिए। फिर 25,000 का 3-4% कैलकुलेट कर लीजिए। 4 के 4 पोजीशंस, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा प्रॉफिट दे दे। मे भी हो सकता है कि एक स्टॉक में पैसा ब्लॉक हो जाए, मे भी हो सकता है कि एक पोजीशन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे दे। तो उस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करके चलना रहेगा सर। प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नंबर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बता दूंगी तो वो हो भी सकता है। अगर आप 1 लाख एक ही स्टॉक में लगाएंगे, 3-4% आपको मिल रहा है, 2 दिन में फंड फ्री हो जा रहा है, तो 3-4 हजार 5,000 रुपए आपको मिल जा रहा है। वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हुआ, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा सर। वो तो ठीक है मैम। जैसे अच्छा, एक ये बताइए कि स्टॉक से ट्रेड करके आप कितना दिन हम्म से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं मैम? मुझे बहुत टाइम हो चुका है, अराउंड 3-4 साल के आसपास। स्टॉक में हाँ जी। पोजिशनल करते हुए? पोजिशनल्स करते हुए जी। अच्छा, तो मैम साल में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? बताया ना, 3-4% वही मेरा एक्सपेक्टेशन होता है। मैं हर बार जनरली क्लास में बोलती भी हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। ये स्टॉक में एक मुझे एक 3-4% मिला, मैं निकल जाती हूँ। हाँ, स्टॉक में नहीं, एक कैपिटल से हम बात कर रहे हैं मैम, जैसे कैपिटल ऐसा नहीं है सर। देखिए मेरा कैसा होता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने सेल स्टॉक के बारे में बताया, मैंने 130 रुपए से उसकी खरीदारी किया, लेकिन वो नीचे चला गया 101 रुपए। लेकिन मुझे पता है कि सेल बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर मेरा पैसा ब्लॉक भी हो रहा है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उसको बुक नहीं करती हूँ। तो 1 लाख रुपए में से अगर मैं 20-25 हजार रुपए उसमें लगाई हूँ तो वो पैसा तो वैसे भी ब्लॉक हो गया ना सर। तो वैसा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आप करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा सर। अभी हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो अभी 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है। ट्रेड करेंगे 50 पॉइंट अगर आपको मिलेगा तो 3,500-4,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। ब्रोकरेज आपका चला जा रहा है 700-800 रुपए के आसपास, क्योंकि ट्रांजेक्शन उतना होगा फ्यूचर में। तो वो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुआ। स्टॉप लॉस जाएगा तो ऑब्वियसली चीजें, रिस्की स्टॉप लॉस आपका जाएगा 7,000 रुपए के आसपास। सेफ ट्रेड का स्टॉप लॉस जाएगा 3,500 रुपए के आसपास। अगर सेफ ट्रेड करने जाएंगे तो मिलेगा महीने का 4 ट्रेड। रिस्की ट्रेड करने जाएंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा 100-150 पॉइंट्स का। तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत डिफरेंट है सर।
वो डिपेंड्स करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं सर। सबकी लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है ना सर, सबका रिस्क फैक्टर अलग है। मैम, लेकिन बात को तो आप घुमा दिए, मतलब मैं आपको क्यों घुमाऊंगी सर, वो बताइए ना। नहीं, वो जवाब ठीक है, आप सही बोल रही हैं। वैसे में अच्छे 6 मंथ और लग जाएगा फिर हमको इसको बैक टेस्ट करने में, देखने में, समझने में। हाँ, तो तब थोड़ा सा ऑटोमेटिक कुछ आपको क्लियर हो एक, जाएगा। हाँ, तो कम से कम में कुछ बता सकते हैं ना कि अगर हमारे पास एक कुछ के सर, जैसे अभी सामने देखिए, बजाज फिनसर्व की रेंज उठाइए, सामने दिखाते हैं आपको। जी, ये आ गया आपका बजाज फिनसर्व। रुक जाइए, बजाज फिनसर्व की रेंज है 1690 रुपीज से आपने खरीदा, 1737 रुपीज पे, सॉरी 37 बहुत हाई हो गया, 1709 रुपए पे आपने बेचा। अब क्यों बेचा? क्योंकि इतनी ही बड़ी उस स्टॉक की रेंज है। कैलकुलेटर ओपन कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए, ये ट्रेड कितने से कितने दिन के लिए मिल रहा है? यहाँ पे आपने एंट्री क्या मान लेते हैं, इसी बॉटम पे 6 जनवरी के आसपास। टारगेट्स आपको मिल रहा है कहाँ? 8 जनवरी के आसपास। पैसा ब्लॉक हुआ आपके लिए 2 दिन के लिए, ठीक है। 1609 रुपीज से अगर आपने खरीदा, फंड है आपके पास 1 लाख रुपए। 1690 रुपीज से अगर आप खरीदते हैं तो कितना शेयर आएगा आपके पास? 59 शेयर्स, ठीक। 1709 रुपीज का हमारा टारगेट है। 1690 रुपीज से आपने उसको खरीदा, 19 पॉइंट्स आपको मिला, मल्टीप्लाइड बाय 59 कर लीजिए। ये प्रॉफिट आपके सामने है। कितने दिन में मिला? 2 दिन में मिला आपको 1100 रुपए सर, ठीक है। अब यही देख लीजिए, ऊपर स्टॉक गया, यहां तक हमारी कैलकुलेशंस है, यहां से हमने बेचा, मल्टीपल टाइम्स ट्रेड दिया। यहाँ पे आपने बेचा 2 तारीख के दिन, आपका ट्रेड आ गया 2 तारीख के दिन ही। आपने फिर यहाँ पे आया, फिर आपने इसको 3 तारीख के दिन बेचा, फिर अगेन आपको मिला कब? 6 तारीख के आसपास। फिर आपने 6 तारीख के दिन लिया, लेकिन आपको ट्रेड का टारगेट मिला पूरा कब? 8 तारीख के आसपास। फिर आपने ये ट्रेड लिया कब? 9 तारीख के आसपास। आपको ट्रेड का टारगेट मिला कब? 10 तारीख के आसपास। फिर आपने ट्रेड लिया 13 तारीख के आसपास। ये प्राइस नीचे गया, यहाँ पे कुछ लोग थमेंगे, अगर वाई नीचे शिफ्ट हो रही होगी तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना जाएगा? आपने लिया 1690 रुपीज से, स्टॉक का लो है 1666 रुपीज का, यानी कि वहां से 30 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 क्वांटिटी यानी कि 1600 रुपए का लॉस। आप चाहे तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, वाई शिफ्ट नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल वेट करेंगे। फिर ये स्टॉक ऊपर आया, आप यहाँ पे पोजीशंस काटेंगे। ये एक ही दिन में दे दिया, 9-15 वाली कैंडल पे ही सीधा आया। तो ये उस तरीके से है, डिपेंड्स करता है वॉल्यूम्स कितना है, डिपेंड्स करता है स्टॉक का प्राइस कितना है, कितना बड़ा है, और आपके पास फंड कितना है सर। पोजिशनली कम रिटर्न्स देता है। अगर आप निफ्टी से कंपैरिजंस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम स्विंग्स आपको निफ्टी के कंपैरिजंस में देगा, क्योंकि यहाँ पे फंड आपका ज्यादा लगता है, टाइमिंग आपको थोड़ा देना पड़ता है, पेशेंस रिक्वायर्ड है। वो सारी चीजें अगर आपके पास है तो ही आप स्विंग कर सकते हैं सर। निफ्टी में तो हम एक एक दिन में 5-5 गुना पैसा किए हैं, एक दिन हाँ, में बट 5 गुना। स्टॉक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टॉक्स में 1 लाख रुपए पे 2000 रुपए भी मिल रहा है ना 3-4 दिन में, तो वो एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है सर। मंथ में मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मंथ में मैं, वो डिपेंड करता है ना, मंथली पोजीशंस कितना मिल रहा है सर आपको, कितनी तो ठीक पोजीशंस है। में आप ट्रेड कर पा जैसे रहे हैं। वैसे ठीक है मैम आपका कहना, बट हो सकता है कि किसी मंथ में हमारा लॉस चला जाए, बिल्कुल जाएगा। लेकिन फिर किसी मंथ में हो सकता है कि हमारा जो अगर 10% है तो वो पैसा डबल भी, ज्यादा भी तो हो जाता है ना मैम। हाँ, वो भी पॉसिबल है। वो टाइम ड्यूरेशंस, वॉल्यूम फ्लक्चु, इसीलिए तो मैं आपको एक अमाउंट नहीं बता पा रही हूँ। अगर निफ्टी जैसा होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये एक फिक्स रिटर्न हमको मिल रहा होता है एफडी की तरह, तो मैं नॉर्मली आपको नंबर्स नहीं बता देती डायरेक्ट, नहीं सर 1 लाख पे 50,000 रुपए मिलेगा, नहीं सर 1 लाख पे 40,000 रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं है ना सर। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है, ओके। 9:20 वाली क्लास इसके जस्ट बाद आएगी, इसके जस्ट बाद। वेरी गुड इवनिंग। चलिए राजीव सर से बात कर लेते हैं तब तक। राजीव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैडम। जी सर, बताएं। मैडम, मेरा कनाडा बैंक फंसा हुआ है।
कैनरा बैंक आपका ऊपर से है ना, 105 रुपए के आसपास से, नहीं मैडम, वो 100। 100 रुपीज के आसपास है ना, तो कैनरा बैंक तो चल तो उतना ही रहा है। कितना चल रहा है अभी? अभी आज 100 गया था 1। अरे तो फिर उसको फंसा नहीं बोलते ना सर, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही चल रहा है। फंसा उसको आज बोलते नहीं। हैं कि जैसे हमने आरती इंडस्ट्री लिया 700 रुपए से और आ गया वो 400 रुपए पे, उस स्टॉक को बोलते हैं फंसा। ये तो यही यही चल रहा है ना। क्या नहीं रैली मैडम, आज है जो बिल्डअप वॉल्यूम, हो रहा है ऊपर मैडम, वाई बिल्डअप हो रहा है बेहतरीन रैली दिया उस है। साइड का, इसलिए नहीं निकला। ठीक है, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्लोजिंग के पास है ना। मैं आपको कही थी स्टार्टिंग में, जिस दिन आपने पूछा था कि क्लोजिंग 100 रुपीज के आसपास ही घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, घूम फिर के वहीं पे आ गया है सर मैं वापस। उस दिन बोला था मैडम, अपने ही बोला। हम्म। और मैडम टाटा मोटर है, नहीं टाटा पावर है। टाटा पावर कहाँ से? टाटा पावर तो फिर वही आ गया ना, 376 के आसपास हम्म। लिए थे हम। सारे स्टॉक वहीं आ चुके हैं। एसबीआई जहां से हम सोचे थे आज वापस वही आके खड़ा हो गया 780 रुपए के आसपास। टाटा पावर हम जहां से सोचे थे वो वापस वही के आसपास आकर खड़ा हो चुका है। कैनरा बैंक वहीं आसपास खड़ा हो चुका है। बजाज फिंसर्व उतना खास टूटा नहीं। हाँ, मीट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुए थे, लेकिन वापस से वही कहीं आ गया है सर। और कुछ कॉस्ट टू नहीं कॉस्ट भाई। पे मिलेगा या 1-2 रुपए पे मिलेगा, निकाल दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है। मैडम। बाकी कोई और दिक्कत? और मैडम कोल इंडिया निकल दिया कॉल 400 इंडिया का दिन। निकाल दिया? हम्म। प्रॉफिट में और लॉस में? नहीं नहीं, वो मैडम 1000 रुपये हुआ था। 1000 रुपए प्रॉफिट हुआ था ना, बहुत है उतना। पोजिशनली अगर उतना मिल पा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत है। और चलिए कुछ नहीं, ठीक, अभी दोनों है। बढ़िया है, वो निकल जाएगा। कैनरा बैंक में तो आपको उसी दिन बोली थी कि ठीक है वो आ हम्म। जाएगा, घूम फिर के कॉस्ट टू कॉस्ट ही मिलेगा आपको, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। वो मैडम क्या हुआ, एचडीएफसी वो लाइफ है ना, वो जो लॉस करके निकल, अभी सोच रहे थे एक दिन में इतना दे दिया। अरे एचडीएफसी लाइफ तो मैं, अगर तन्मय सर होंगे तो पता होगा एचडीएफसी लाइफ हम कहाँ से लिए थे। एचडीएफसी हम लाइफ लिए थे 1616 रुपए से, लेकिन मुझे पता था वो अच्छा है। वो थोड़ा स्टॉक नीचे गया 596 रुपीज के आसपास, लेकिन वो हम्म। उसी रेंज में था। बहुत टाइमिंग से एक रेंज में चल रहा था, बढ़िया मौका दिया। वो स्टॉक मुझे 3-4% के आसपास दिया और फिर हम निकाल दिए उसको। जो स्टॉक हमको 4% के लॉस में दिखाई दे रहा था, वही स्टॉक वो रिजल्ट्स के कारण, जिस दिन उसका रिजल्ट आया था ना, उसी दिन वो स्टॉक उतना भगा था। तो एक दिन हमको ही दे दिया, एक दिन दे दिया सर एक मैडम। दिन में दे दिया, तो हमारा काम हो गया, हम निकल गए, हो गया। अब मैंने तो लॉस कर दिया था पहले ही। कोई दिक्कत नहीं है, वो सबका होता है ना। क्या होता है, देखिए आपका माइंडसेट था कि आप उस फंड को फ्री करके कहीं और यूज कर सके। मेरे पास ऐसा था कि नहीं, वो फंड मेरे पास है, अभी मुझे कोई अच्छा स्टॉक्स नहीं मिल रहा है, ये फंड मेरा, ये स्टॉक में पैसा रखा रहे या किसी और स्टॉक्स में पैसा रखूं, बात तो एक ही है। उस टाइम पे सिचुएशंस वैसी थी। आपने वो फंड रिलीज किया और बहुत अच्छे पोजिशन आपने लिए, जो आपने बुक भी किए, जिसमें आपने प्रॉफिट भी बुक किया। तो वो हर एक का अपना अपना है सर। नहीं, वो तो मैडम ठीक है, उसलिए हाँ लॉस कर दिया था उस दिन। मैं सोच रहा कोई जाएगा नहीं जी, कितना दिन आउट करना पड़ेगा। हाँ, वो बहुत दिन तक कंसोलिडेट रहा, बहुत दिन तक। डाबर भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। याद है आपको डाबर में जब मैं आई थी, जब नहीं मैं नहीं, आप बोल रहा छुट्टियों था से डबल आई उस थी। दिन बोल रहा था आपने। हाँ, जिस टाइम मैं छुट्टी से आई थी, मेरा पहले से व्यू था 530 रुपीज के आसपास से। लेकिन वो एक बार ट्रिगर कर चुका था 530, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि बॉटम स्ट्रांग है, फिर वो 506 रुपए से फिर 530 रुपए की रैली देगा। सेकेंड टाइम जब 530 रुपए की रैली दिया, 550 रुपए की रैली शायद, तब मैं वहां पे जाके एग्जिट हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इससे ज्यादा ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो बॉटम पे आए, लेकिन प्रॉपर बॉटम हमको नहीं मिला। अभी बॉटम मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। मैडम क्या हो रहा है, मेरा जो मेरा निफ्टी है, निफ्टी में मेरा नहीं हो रहा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है ज्यादा। निफ्टी में क्या उसमें होता है क्या हो ना, रहा है, निफ्टी में निफ्टी में दिक्कत क्या होता नहीं है है। मैडम। निफ्टी में डिसीजंस बस फास्ट लेना होता है और कुछ नहीं सर। नहीं मैडम, क्या होता है जब भी ट्रेड ले लेते ना, उस टाइम क्या होता है, उल्टा पल्टा हो जाता है, क्या करे नहीं करेगा, उसलिए लॉस करके भाग निकल जाता है। वही प्रॉब्लम होता है निफ्टी ज्यादा। में डेटा अभी क्या हो रहा है ना सर, आपकी स्विंग पे नजर जम गई है। स्विंग में डेटा उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है, बहुत स्लो स्लो बनता है। हम्म। निफ्टी में फ्लक्चुएशंस बहुत फास्ट होती है। वॉल्यूम्स कब डब्ल्यूटीटी, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में डब्ल्यूटीटी हुआ भी है ना, तो भी रोक आकर वो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस उसको ले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर वॉल्यूम बहुत स्पीड में आ रहा है तो एक दो डाइवर्जेंस चला जाता है स्टॉक, बाकी बहुत रेयर केसेस में। लेकिन निफ्टी, निफ्टी एक बार ही मौका देता है, वहां पे लिया तो ठीक, दूसरी बारी वो मौका नहीं देगा, ये हमारा माइंडसेट है। दूसरी बारी मौका नहीं देगा तो सेफ नहीं मिला तो हम रिस्की पे ही बैठने की कोशिश करते हैं। रिस्की पे बैठते हैं, परसेंटेज का गेम पलटता है, हम 2-3% पे ध्यान नहीं रखते हैं, नीचे चला जाता है, फिर हमको बुक करना पड़ता है। जब लॉस में जा रहा होता है तब हमको बुक करना पड़ता है। तो वो हाँ, चीज वही तो आती मैडम है, हो रहा था। पेशेंस का गेम है सर। बस आप जितना ज्यादा फोकस रखेंगे ना, निफ्टी बेहतरीन ट्रेड करता है,
नहीं मजेदार। मैडम, वो तो निफ्टी तो अच्छा है, पहले से निफ्टी में कर रहा था, तो क्या हुआ अभी इस साल में पूरा मेरा जीरो, लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है इस साल पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो नजर जमने पे होता है सर, डेटा और थोड़ा समझ। मैं हम्म, ठीक है, उसलिए 2 महीने में छोड़ दिया, वो निफ्टी देखा ही नहीं। कोई नहीं दिक्कत नहीं है सर, स्टॉक्स पैसा दे निफ्टी पैसा दे, बात एक ही है। बस ये है कि नहीं, निफ्टी बात तो ऐसी जल्दी है। पैसा दे देती है कम इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक्स को थोड़ा सा हाँ, टाइम लगता है लेकिन वो सेफ भी है। मैं अभी देखेगा और 1 महीने बाद, अभी हाँ इधर थोड़ा बिल्कुल करना बिल्कुल, पड़े कुछ। थोड़ा फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगा ना, अभी देखिए आईवी हाँ, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगा, वॉलिटिलिटी खत्म हो जाएगी ना, फिर ट्रेड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर। चलिए, तो फिलहाल आज मेरी तरफ से इतना ही। कल्याण ज्वेलर में मजा ही आ गया होगा, जो हमारा बॉटम एक्सपेक्टेड था एग्जैक्ट बॉटम से क्या तगड़ा रिवर्सल्स दिया है कल्याण ज्वेलर्स। वैसे वो बहुत टूट चुका था, अच्छा बॉटम हमको मिला, बॉटम से थोड़ा सा फिसला था, हमारा बॉटम एक्सपेक्टेड था 516 520 रुपए के आसपास, वो बॉटम लगाया 500 रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी वो 40 20 30 पॉइंट के आसपास फिर भी दिया है, वो एक अच्छा बॉटम था। रही बात इन्फोसिस विप्रो, कल आईटी सोच समझ कर ट्रेड करिएगा। हाँ, कल्याण में आज न्यूज आई थी ना, पता नहीं उस टाइम पे तो न्यूज नहीं थी जब मैंने भी देखा था, अभी आजकल में आई है। कल आईटी को बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, कल एनर्जी सेक्टर्स को बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। आज इवनिंग में जब आएगी शपथ का इम्पैक्ट, तो यूएस मार्केट नाइट में स्टार्ट होता है, नाइट में अपडेट्स होते हैं और उसका इम्पैक्ट हमको सुबह में इंडियन मार्केट पे देखने के लिए मिलता है। तो स्पेशली यूएस मार्केट में कितने फ्लक्चुएशंस हो रही है, वैसे तो निफ्टी में हमको वॉल्यूम्स ओआई एंड ऑप्शन चेन